हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री से पार्ट 12 में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी की, और यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको बताऊंगा जिनके आउटकम्स आपको समझ के रखने, याद करके रखने, जिससे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को करने में काफ़ी कम समय लगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ थ्योरम को जानते रहिए, जिससे बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्ग्रुएंसी की। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में हम सर्वांग समता कहते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है, देखिए, एक होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता, और दूसरा होता है सिमिलैरिटी या जिसे हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं, समरूप। सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज में अंतर क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ और एक त्रिभुज ये बनाता हूँ, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज क्या कहता है, सर्वांग समता का मतलब होता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तब इसकी जो भुजा, एक भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर होगी, इसकी एक भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और यही काम आपका कोणों के साथ भी होगा। मतलब पूरे तरीके से आप चाहे ये त्रिभुज देखिए, आप चाहे ये त्रिभुज देखिए, दोनों में आप कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। लेकिन समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समरूप जैसे हम हिंदी में लिखे हैं समरूप, तो समरूप का मतलब होता है जो एक तरह केवल दिखे, जरूरी नहीं है कि वो एक तरह हो। अगर मैं बात करूं, दो त्रिभुज ऐसे ले लेता हूं, एक ये त्रिभुज है और एक आपका ये त्रिभुज है, ठीक है। दोनों एक तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एक नहीं, ये काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये समरूप आपस में हो सकते हैं। तो अगर दूसरे सेंस में आप देखिए कि दिखेंगे एक तरह, मतलब चेहरा समझ लीजिए दोनों का एक तरह होगा, लेकिन और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब आपकी भुजाएं अलग हो सकती हैं। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, भुजाएं नहीं ली जाती हैं समरूप त्रिभुज में, जबकि सर्वांग समता में डायरेक्ट भुजाएं ही ली जाती हैं। तो ये डिफरेंस होता है, तो समझ के रखिएगा सर्वांग समता और समरूप का डिफरेंस क्या होता है। दूसरी बात, अगर आप दिखाते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंट हैं, उसका चिन्ह होता है इस तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप दिखाते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो केवल ऐसे साइन लगाया जाता है, बस हो गया, यही आपका साइन होता है। तो साइन को भी समझ के रखिए। अगर एग्जाम में ऐसे लिखा रहे कि त्रिभुज ABC और ऐसे लिखा रहे त्रिभुज DEF, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों समरूप। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब हो सकते हैं, उसके लिए आपकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन, इसे मैं SSS कहूँगा, या साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं दो त्रिभुज ले लेता हूँ ABC, मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने AB और C, एक त्रिभुज और लिया है, इसका नाम दे दिया मैंने DEF। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि अगर AB, मान लीजिए AB भुजा की लंबाई 5 है, इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 7 है, और यहाँ भी ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो AB बराबर में क्या आ जाएगा, DE, और BC बराबर में क्या आ जाएगा, EF, और AC बराबर में क्या आ जाएगा, DF। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है ये इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है, और AC जो है वो DF के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए तीन भुजाएं त्रिभुज की दूसरे तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा, अगर ऐसा मिलता है, तो आप बता देंगे कि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। मतलब इन दोनों त्रिभुज का सब कुछ बराबर है, भुजाएं तो बराबर हो गई, अब कोण भी आप बता दीजिए कि कोण भी बराबर ही होंगे। सर्वांग सम का मतलब क्या, सारे अंग इसके समान हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। तो ये पहली कंडीशन है चेक करने की। अगर आपको चेक करना हो, देख लीजिए, अगर तीनों साइड बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के, तो वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन इसकी क्या कहती है, SAS, साइड एंगल और साइड। इसका मतलब क्या है, जैसा लिखा है वैसे ही समझेंगे हम। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूँ। एक आपका त्रिभुज हो गया क्या, ABC, और दूसरा जो त्रिभुज है उसे मैं नाम दे देता हूँ PQR, ठीक है, PQ और R। तो अगर मैं कहता हूं कि AB वाली जो भुजा है वो इसकी PQ वाली भुजा के बराबर है, और जो BC वाली भुजा है वो QR के बराबर है। मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है। अगर ऐसा है, और एक कंडीशन आपको मिलती है कि इन्हीं दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है, मान लीजिए कितना आ गया, 60 डिग्री, और ये आपका कितना आ गया, 60 डिग्री, तो आप बता देंगे क्या है, ये साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, इनसे क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम
हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ के रखिएगा कि ये जो एंगल वाला पार्ट है ये इन्हीं दोनों जो बराबर भुजाएं हैं इन्हीं के बीच वाला एंगल होना चाहिए। अगर इन केस यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री नहीं होता, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री होता, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि ये तो ठीक है कि ये आपके एंगल बराबर है, यहाँ पे एक 60 डिग्री है, ये भी एक 60 डिग्री है, ये 5 है, ये 7 है, ये भी 5 है, ये भी 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एंगल बन रहा है ये दोनों भुजाओं के बीच ये वाला एंगल है, जबकि यहाँ पे जो एंगल है ये ऊपर वाला शीर्ष जो P से एंगल बना है ये एंगल है। तो एंगल क्या होना चाहिए, एकदम वही वाला होना चाहिए जो दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है। कोई और एंगल अगर आप लेते हैं तो सर्वांग समता की थ्योरम जो है वो नहीं लगती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए यहाँ से एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ये समझ के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट आपकी क्या है यहाँ पे कंडीशन, एंगल साइड एंगल। इसको देखिए यहाँ पे ऐसे मैं बना देता हूँ, ये आपका क्या है त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं क्या है DEF। ठीक है, DE और F। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एंगल आपका B कितना है, आपका 45 डिग्री का है, तो एंगल E भी कितना है, 45 डिग्री का है। फिर एंगल C कितना है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि दो एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं, और इन्हीं दोनों एंगल के बीच वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, मतलब BC और EF, ये भी 7 तो ये भी 7। तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या, एंगल साइड और एंगल की, और इससे क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इन केस अगर ये वाली भुजा आपकी बराबर नहीं होती, ये वाली भुजा आपकी बराबर हो जाती, ये 7 और ये 7, तो यहाँ पे आप एंगल साइड एंगल की प्रमेय नहीं लगाते, तब ये आपकी प्रमेय नहीं लग पाती। ठीक है, फिर इस केस में आपका ये वाला कोण नहीं, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए था, ये दोनों अगर कोण बराबर होते तो आप लग जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए तो अगर ये 60 है और ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 60 है, ये 45, तो ये आपका जो इस कोण का मान आएगा ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप ये वाला एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल लेकर के इस थ्योरम को लगा सकते हैं, इस वाले एंगल्स को लेकर के आप नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, कौन सी साइड किसके बराबर हो रही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्या है, एंगल एंगल साइड। एक आपकी ये भी कंडीशन है, एंगल एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो एंगल आपस में बराबर हों और एक साइड आपकी बराबर होती है, तो उसे एंगल एंगल साइड कहते हैं। जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया है, कुछ वही बात है, इसका नाम अलग है। यहाँ पे DEF मान लीजिए कर दिया मैंने कि ये मान लीजिए एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। ये कितने का हो जाता है, मान लीजिए ये हो जाता है 50 डिग्री का, ये भी कितने का हो जाता है, 50 डिग्री का। तो दो एंगल आपके बराबर हो गए। कोई भी साइड आपको दे, अगर मैं दे देता हूँ ये वाली साइड कितनी है, 5 है, और ये वाली साइड कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो एंगल आपके बराबर है और एक साइड बराबर है, तो आपका ये कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल फॉलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए तो दूसरा जो यहाँ पे एंगल बचेगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ये 60 और ये 50 तो कितना हो गया, 110, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। दोनों 70 डिग्री के अगर ये हो गए तो आप कोई भी एंगल ले लीजिए, आपका वो साइड बीच में आ जाएगा। अब ये वाला आपका एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये आपकी साइड आ गई। ठीक है, तो वो जो पिछला पार्ट मैंने बताया था कंडीशन का, वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि दो एंगल होंगे और एक साइड बराबर है, तो वो भी आपका जो त्रिभुज होगा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसमें एक और है आखिरी में, जिसे हम कहते हैं RHS या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हैं ABC, और ये आपका क्या है DEF, ठीक है, DE और F, तो इसमें कहते हैं कि अगर इनके विकर्ण आपस में बराबर हैं, मतलब AC और DF आपस में क्या है, बराबर है। ओके, AC और DF आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों समकोण है, मतलब 90-90 डिग्री, तो बराबर ही होगा। तो इसके बाद कोई एक भुजा और आपकी बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए BC और EF आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी के रूल को फॉलो करेगा, और ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी, ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ओके, तो ये क्या है, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये तो बहुत आसान चीज़ें थी, ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। सिमिलैरिटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, दो आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होने का मतलब क्या है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है ये आप देखिएगा।
तो सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है एंगल एंगल एंगल, और इसी को हम केवल एंगल और एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, त्रिभुज हो जाता है जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। एक और त्रिभुज आपका हो जाता है डी ई एफ, डी ई और एफ। ओके, यहाँ पे दो एंगल आपके क्या हो जाते हैं बराबर। मान लीजिए 60 डिग्री का है, ये भी क्या है 60 डिग्री का है, ये कितने का है 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने का हो गया 45 डिग्री का हो गया। और ये आपका जो एंगल है देखिए 60 और 45 कितना हो जाएगा 105, कितना बचेगा 75 डिग्री, तो ये भी कितने का हो गया 75 डिग्री का। अगर ऐसे दिया गया है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला एंगल बी का एंगल ई के बराबर है, ये 45 इस 45 के बराबर है, और ये 75 इस 75 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख के बता सकते हैं, या फिर अगर ये 75 ना भी दिया होता यहाँ पे तो भी ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते, क्योंकि अगर दो के मान बराबर हैं तीसरा अपने आप ही बराबर होगा दोनों त्रिभुजों में, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। तो समरूप होने की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे भुजाएं या कोण बराबर नहीं होता, बल्कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि ए बी अपॉन में डी ई, मतलब अगर इस त्रिभुज की ये वाली साइड लूंगा तो इस वाले त्रिभुज की भी ये वाली साइड, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। ये अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज आपके सिमिलर हो जाते हैं तो, मतलब समरूप हो जाते हैं, तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ओके, एक कंडीशन और इसकी क्या है कि साइड साइड साइड, मतलब दो त्रिभुज आपको दिए जाएं और उन तीनों की साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी आपका क्या हो जाते हैं, वो आपके जो त्रिभुज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, सर्वांग सम हैं, तो समरूप त्रिभुज तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वांग सम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहीं से आपका आया है कि अगर साइड साइड साइड, तीनों साइड, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाती है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ समरूप भी होंगे, मतलब एक तरह दिखेंगे भी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मतलब अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो कॉन्ग्रुएंट वो त्रिभुज होंगे कि नहीं होंगे हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, साइड एंगल साइड, सेम वैसे ही है कि आपकी दो साइड आपकी क्या है, बराबर हैं, और आपका एक एंगल, और एंगल कौन सा, जो साइड आपकी बराबर है उनके बीच का जो एंगल है उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ये मान लीजिए बना दिया मैंने डी ई एफ, ए बी आपका डी ई के बराबर है, और मान लीजिए ए सी यहाँ पे ई एफ के बराबर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा उल्टा मैंने इसलिए बनाया है, देखिएगा कि ए बी और डी ई के बराबर है और ए सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। तब अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ये वाला एंगल मैंने दे दिया 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल मैंने दे दिया आपका 60 डिग्री का है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्या, नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा भुजाएं कौन कौन सी बराबर हो रही हैं, यहाँ पे ए बी और डी ई बराबर हो रही है और ए सी और ई एफ बराबर हो रही है, तो इन्हीं दोनों के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। मतलब ये तो ठीक है कि ये कोण आपका 60 डिग्री है, इनके बीच का कोण है, लेकिन यहाँ पे ये इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, बल्कि इसका कोण ए वाला कोण होगा। तो ये भी अगर 60 डिग्री दिया है तब ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यही आपकी क्या है, साइड एंगल साइड जो आपकी कंडीशन है वो बताती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपको अभी देखने को मिलेंगी, और कुछ मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें भी बताता रहूँगा। उसके पहले एक थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको पढ़ के रखनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। पहली जो प्रमेय है उसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि मान लीजिए अगर कोई भी आपका त्रिभुज है, यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं क्या, ए बी सी। ओके, ए बी और सी, और यहाँ पे डी और ई पॉइंट आपके इसी ए बी और ए सी पे लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बना दिया, ये ई हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया, और डी ई और बी सी के बीच में कंडीशन क्या है कि ये पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर ऐसा होता है, ध्यान रखिए मिड पॉइंट नहीं बोला है मैंने डी ई को, बल्कि ये बोला है कि डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, समांतर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ए डी अपॉन में डी बी, मतलब
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन में ई सी के बराबर आपका होता है। ये आपकी क्या है? थेल्स प्रमेय है। मतलब इसका कन्वर्स भी आपको दिया जा सकता है। मतलब जैसे ये दे दिया कि ये भुजाएं आपस में क्या है, इनका अनुपात बराबर है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों आपकी जो भुजाएं होंगी डी ई और बी सी आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। दोनों तरफ से ये आपका ट्रू होता है। इसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। बहुत ही आपकी ये फेमस प्रमेय है, कई जगह इसका इस्तेमाल होगा। आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो देखेंगे आप। फिर यहाँ पे और क्या है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, जो इसका जिक्र मैंने पिछले पार्ट में भी किया था। ये थ्योरम आपकी क्या कहती है कि अगर दो त्रिभुज आपके क्या हैं? समरूप हैं। ठीक है, तो उनके जो त्रिभुज का एरिया होता है, उनकी जो भुजाएं होती हैं उनके वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेता हूँ, एक आपका त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है? डी ई एफ है, डी ई एफ। तो यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में क्या है? समरूप हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इनका जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा? इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए बी अपॉन में डी ई, इसका स्क्वायर बराबर में दूसरी भुजा अगर बची तो बी सी अपॉन में ई एफ, इसका स्क्वायर, और ये क्या है आपका ए सी अपॉन में डी एफ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो अनुपात है ये सिर्फ भुजाओं का ही नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे चलिए बना देता हूँ दो त्रिभुज ए बी सी, और ये मैंने बना दिया डी ई एफ, ए बी और सी, और ये बनाया मैंने डी ई एफ। तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता ही है, लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ, इसे नाम देता हूँ एम और इसे नाम देता हूँ एन, तो इन दोनों का भी अनुपात बराबर होगा। मतलब इनके त्रिभुजों का जो अनुपात होगा इसी के आगे आप लगा लीजिएगा बराबर करके ए एम अपॉन में डी एन, ये भी क्या होगा? ये भी बराबर होगा, मतलब स्क्वायर करके ये भी इसी के बराबर होगा। इन केस अगर आपसे कहता है कि मान लीजिए ये तो मैंने 90 डिग्री कहा, मान लीजिए कहते हैं आपसे कि ये मान लीजिए मीडियन है, ए एम और डी एन क्या है? मीडियन, मतलब ये दो बराबर भागों में काटते हैं, तो इनका भी अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये लंब है और यहाँ पे मान लीजिए मीडियन खींचा है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनके जो त्रिभुजों के जो एरिया का अनुपात होगा वो कोई भी भुजा होगी दोनों त्रिभुजों में, उनके साथ में अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चाहे वो भुजा हो, चाहे वो लंब हो, चाहे वो मीडियन हो, या फिर ऐसे कह दे कोणार्धक खींचा गया है, तो भी वो आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर जगह पे केवल आपको भुजाओं तक ही सीमित कर दिया जाता है, आगे बताया नहीं जाता, जबकि एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भुजाओं को छोड़ करके चाहे वो आपका लंब खींचा गया हो, चाहे मीडियन हो, चाहे कोणार्धक हो, कुछ भी होगा वो आपस में बराबर ही होता है। मतलब सब में एक ही रूल चलता है, दोनों भुजाओं का अनुपात करें और उसको स्क्वायर कर दीजिए, बस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम की। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इसका हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जल्दी से। तो ये आपका मान लीजिए त्रिभुज है, इसको मैंने नाम दे दिया है ए बी और सी। तो अगर ए बी पे डी कोई पॉइंट है जो कि क्या है? मिड पॉइंट है, ए बी के मध्य बिंदु पे है, और यहाँ पे ई कोई पॉइंट है, ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। इन दोनों को मैंने क्या किया? मिला दिया। तो ऐसे केस में आपका क्या क्या कंडीशन बनती है देखिएगा कि अगर यहाँ पे इन केस अगर क्या है कि डी ई पैरेलल बी सी है, ठीक है, डी ई पैरेलल बी सी है, तो एक आपका आउटपुट यहाँ से क्या निकल के आता है कि डी ई की जो लंबाई होगी वो बी सी का हाफ होगा। इतना आप समझ के रखिएगा। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि डी और ई मिड पॉइंट से हैं और डी ई पैरेलल बी सी है, अगर बी सी की लंबाई 12 है तो डी की लंबाई कितनी होगी? फट से बता दीजिएगा, 6 होगी। ओके, इस केस में जब ये मिड पॉइंट्स होंगे तो अभी ये मैंने बताया था थेल्स प्रमेय में वहाँ पे मिड पॉइंट्स नहीं थे, पैरेलल थे क्यों, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट्स हैं और पैरेलल हैं, तब की कंडीशन बताई जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे डी ई नहीं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ एफ, तो अगर ये वाला जो पॉइंट है डी एफ ये ए सी के पैरेलल है, तो ए सी
की लंबाई कितनी होगी, तो AC की लंबाई क्या होगी 2 इंटू DF, या फिर ऐसे कह सकते हैं DF की लंबाई क्या होगी, तो AC अपॉन में 2। इसी तरह अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूं तो EF अगर पैरेलल होता है AB के, तो फिर वही केस होगा कि EF की लंबाई क्या होगी 1/2 AB के बराबर होगी। ओके, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर इस तरीके से देखिए मिड पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये जो बड़ा सा त्रिभुज है, अगर मैं कहूं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे आपके त्रिभुज बने हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE प्लस में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF प्लस में त्रिभुज BDF प्लस में त्रिभुज EFC, इन चारों के योग के बराबर होगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं किसी एक त्रिभुज की बात करता हूं, इसका एरिया कितना होगा, तो अगर ABC का एरिया पूरा दिया गया है तो उसका बस 1/4 आपको कर देना है और कुछ नहीं करना है। मतलब ये चारों बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज आपके बन जाएंगे। साथ ही साथ ये चारों आपस में सर्वांग सम भी होंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो चारों त्रिभुज होंगे आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सब इसमें सब कुछ बराबर होगा, भुजा कोण सब कुछ बराबर होता है। साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन और ही क्या है कि यहाँ पे आप देखिए तो एक आपका चतुर्भुज भी बन रहा है। ये देखिए DEBF और यहाँ पे देखिए FCED। तो ये जो चतुर्भुज हैं इनका भी एरिया आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं बात करूं BDEF की, तो यहाँ पे देखिए आपका एक त्रिभुज ये है और एक आपका ये नीचे वाला त्रिभुज है। दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, चतुर्भुज भी आपस में एरिया में बराबर होंगे। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ चतुर्भुज FCED, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे इसमें से आउटकम निकल के आते हैं मिड पॉइंट को लेकर के, और ये आपको याद रहते हैं तो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सोचना पड़े कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि आपको पता ही होता है कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इनके भी मिड पॉइंट को मैं मिला दूं, ये इनके मान लीजिए मिड पॉइंट्स हैं, इनको भी मैं आपस में मिला देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद ये जो आपका ट्रायंगल बनता है, ये मान लीजिए मैं नाम देता हूं M और इसको N। तो ये मान लीजिए त्रिभुज आपका बनता है DMN। त्रिभुज DMN का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, और DEF का एरिया कितना होगा 1/4, और DEF का एरिया कितना होगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर ABC के टर्म में बात की जाए तो 1/16 ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है, इसको आप याद रखिएगा। सीधे डायरेक्ट आप अप्लाई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपके मिड पॉइंट जो थ्योरम्स हैं ये सारी हैं, इनको आप याद रखिए, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करें और डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। चलिए यहाँ पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस के सामने। चलिए, पहली बात तो ये, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, सर्वांग समता की बात करूं, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब नहीं हो सकते हैं। एक तो उसका ये है कि अगर दोनों के एंगल आपके बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल्स आपके लेता हूँ, एक आपका ABC हो गया और एक आपका हो गया DEF। ठीक है, DEF। तो इस केस में अगर इसका एंगल कितना है 45 डिग्री है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 75 है, इस केस में 60 है, ये 75 है, और ये कितना है 45 है। तो एंगल्स तो समान हैं, तीनों के एंगल समान है, लेकिन इस कंडीशन पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कॉन्ग्रुएंसी की नहीं होती। इस कंडीशन पे आप ये कह सकते हैं कि दोनों समरूप हो सकते हैं, ये समरूप हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट आपके नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपको मैं एक और थ्योरम बताता हूं जिसे हम अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम की खासियत क्या है ये देखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से आपका निकल के आता है। मान लीजिए आपका त्रिभुज है, इसका है नाम ABC, और यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्या है D है। ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट है D, ये मिड पॉइंट है। BC का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, आधे आधे में डिवाइड करता है। तो ऐसे केस में आपकी जो कंडीशन बनती है क्या बनती है, AB² प्लस में AC²। ध्यान रखिएगा, AB और AC इनका बराबर नहीं है, इनका स्क्वायर किसके बराबर होगा,
2 इंटू AD² मतलब ये जो माध्यिका है इसका स्क्वायर प्लस में BD² के ये बराबर होता है। तो यहाँ पे चाहे BD² लिखिए चाहे CD² लिखिए, क्योंकि ये दोनों के यहाँ आपस में बराबर हैं। तो ये आपका क्या है, अपोलिनियस थ्योरम। इसको याद करके रखिए, आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसकी वैल्यू आपको दे देगा कि मान लीजिए 5 है, इसकी वैल्यू दे देगा कि 8 है। यहाँ पे AD की, ये BC की वैल्यू आपको दे देगा, मान लीजिए 14 दे दिया, और उसके बाद कहेगा AD की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आपको पता होगा ये 14 होगा तो ये 7 होगा, और अपोलिनियस थ्योरम लगाइए, डायरेक्ट आपको AD की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले। तो इनको आप बार बार देखिएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और रेफरेंस के लिए आप यूज़ करिएगा जहाँ भी आपको दिक्कत हो। बाकी जो थ्योरम्स हैं वो आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको आगे, तो वहाँ पे डिस्कस करता रहूँगा साथ ही साथ में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका ज्योमेट्री का डर खत्म हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।